बच्चों तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या बहुपद। ठीक है, तो बहुपद से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बहुपद क्या होता है ना। बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, बहुपद कहते किसे हैं वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो किसको पता है बहुपद की डेफिनेशन, मैं यहाँ पर बहुपद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुपद यानी इंग्लिश में कहें तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक, 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा इसको। तो बहुपद की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद बनते किस किस से। बहुपद में क्या क्या चीज़ होती है, एक चर होता है और एक अचर होता है, या चर भी हो सकते हैं, लेकिन चर तो इम्पोर्टेंट है कि होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल। इंग्लिश में कहते हो क्या, वेरिएबल। ठीक है, अब चर क्या होते हैं, आपके जितने भी ABCD वाले टर्म है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, चर। अब बाकी जितने भी मैथमेटिकल टर्म है सब क्या होते हैं, अचर। यानी जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर, और जिसकी वैल्यू अनफिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चर, यानी वेरिएबल। मतलब जैसे एक चीज़, इसको थोड़ा सा इस टॉपिक में आने से पहले एक चीज़ बता देते कि चर और अचर में फ़र्क क्या होता है। जैसे एक वर्ग है आपका, ठीक है, एक वर्ग आपने ले लिया, इस वर्ग की भुजा मैंने कहा कि A है। क्या है भुजा, A है। अब इस A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कोई फिक्स है क्या A की वैल्यू। यही वर्ग मैंने बड़ा करके बना दिया, क्या बना दिया, और इसकी भुजाई मैंने लेट कर दिया A। तो क्या पहले वाला A और बाद में जो माना A, इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी क्या, नहीं हो सकती ना एक जैसी, बिकॉज क्योंकि ये देखो ये वाली हाइट छोटी है, ये वाली क्या है, बड़ी है। तो यहाँ A की वैल्यू मान के लो 2 है तो यहाँ पर 4 होगी, या 2 से ज़्यादा कुछ भी होगी। मतलब कि जो हमने मान रखा है A और B जो भी लेट कर रखा है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं। इसका मतलब जो A है आपका, ये क्या हो गया आपका, अचर, यानी एक वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। ठीक, A की जगह हम X से भी लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने 2 लिखा, क्या लिखा, तो 2 अपने आप में फिक्स है, ये 2 कभी चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये 2 की वैल्यू 2 ही रहनी है, हमेशा 2 ही रहना। 4 लिखा, ये भी 4 ही होना है, 4 कभी कम ना ज़्यादा होगा, इतना ही तो रहेगा, 4 आप अपने आप में कंप्लीट है। तो इसलिए ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये सब क्या कहलाता है आपके पास, अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, अचर। ठीक हो गया, यानी कांस्टेंट ये वाले हो गए इंग्लिश में बोलते हैं, और वेरिएबल XYZ वाले यानी जो ABCD वाले टर्म वो हो गए। ठीक, अब अगर हम चर और अचर को मिला दें या चर को भी मिला दें, चर लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुपद के लिए। ठीक, बहुपद के लिए चर क्या है, इम्पोर्टेंट। तो यानी अब बहुपद की डेफिनेशन पर आए हम, तो जिसमें चर की घात, चर की क्या घात, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी, एक होल नंबर हो। होल नंबर किसे कहते हैं हम, पूर्ण संख्या। पढ़े हैं पूर्ण संख्या के बारे में, समझ गए। यानी चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से अनंत तक होती है, यानी 0 1 2 3 4 5। जैसे मैंने यहाँ लिखा x की पावर 1 + 2 लिखा, ये भी एक क्या है, बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। बात समझ में आ रही है, वाला करना। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है अभी, 1, यानी a क्या है आपकी, एक पूर्ण संख्या। a क्या है, एक, तो यानी चर की घात एक पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 1/2 + 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर x की पावर क्या हो गया, क्या ये 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। यही चीज़ अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर मतलब ऐसे √x + 3, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है, √ लगा हुआ है, √ का मतलब होता है पावर 1/2 है, पावर कितनी है, इसका मतलब ये भी बहुपद। तो बहुपद वही होगा जिसमें चर की जो घात होगी आपकी एक पूर्ण संख्या। जितने भी चर यूज हुए होंगे उसमें चर की जो घात होगी क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। बात समझ में आ रही है ना। अब घातों के आधार पर अगर चर क्या बोलते हैं बहुपद की बात करें तो कितने क्या क्या होंगे बताओ। जैसे अगर जिस बहुपद की घात चर, मतलब जिस बहुपद में चर की घात 1 है, क्या है, तो उस बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं,
रैखिक बहुपद। समझ में आ गई बात? जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1। ठीक। जिसमें चर की घात 2 होती है अधिकतम, उसको कौन सा घाती बहुपद कहते हैं? द्विघाती बहुपद। सही है। और जिसमें चर की घात 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघाती। समझ गए? त्रिघाती बहुपद। अब जिसमें 3 से ज़्यादा हो गए ना, 3 से ज़्यादा, तो बहुघाती बहुपद क्या है? समझ गए? अब 4 को चतुर्घाती, पंचघाती, छठ, ऐसे भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब इतना ज़्यादा लंबा रहता नहीं। 3 तक समझ लो बस। 3 तक त्रिघाती हो गया, उसके बाद 4 के बाद भी बस ये। लेकिन 4 घात आ गए तो 4 घात में बहुपद ऐसा लिख सकते हो, 5 घात में बहुपद, 6 घात में बहुपद। एक शब्द में इन सबको कहेंगे कि बहुघाती। समझ गए? बहु मतलब वो वाले बहु समझ रहे हो तुम? अच्छा नहीं, वो बहु नहीं है भाई, ये बहुत सारों के लिए। बात समझ में आ गई? बहुपद किसे कहते हैं? अब बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क रहता है? एक चीज़ रहता है बहुपद और समीकरण। ठीक है। बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क रहता है? देखो, अगर मैं कहता है x² + 2x + 2, एक ये लिखा है, और यही चीज़ मैं ऐसे लिख देता हूँ x² + 2x + 2। दो चीज़ें सेम लिखे हैं मैंने, लेकिन एक के इक्वल में 0 लगा देता हूँ, एक के इक्वल में 0 नहीं लगाती। तो ये जो जिसके इक्वल में 0 लगा उसको हम समीकरण बोल देंगे। ठीक है। और जिसके इक्वल में 0 नहीं लगा रखा है उसको हम बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी बहुपद के बराबर में 0 नहीं होगा आपका। ठीक। मतलब एक तरीके से हम कहते हैं कि समीकरण भी एक प्रकार का क्या है? बहुपद ही है, बस उसका इक्वल में 0 लगाने, उसको एक इक्वेशन भी हम नाम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर और कोई संख्या लगा दी तो क्या होगा? हाँ, तब जैसे इक्वल में जैसे 2 लगा दिया, ये भी एक समीकरण होगी। कारण क्या है? इसको इधर साइड लिख लो, उधर साइड 0 बच जाएगा आपका। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का मतलब है ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुपद और समीकरण। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुपद समझ में आ गया ना? क्या चीज़ है पता लग गया? अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ जिस अभी तक जो एक्सरसाइज में है हमारे पास, द्विघाती बहुपद की बात करें। ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद क्या होते हैं ये बताओ कि ये बहुपद है या ये बहुपद नहीं है। वो 9th में आपने अच्छे से कर चुके हो, कर रखा है 9th में, 2 पॉइंट में ही है एक्सरसाइज। तो अब अगर हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद का, अगर मैं सामान्य रूप देखूं, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, या द्विघाती बहुपद कह दो, या इसको आप समीकरण भी आप कह सकते हो। क्या कह दो इसमें? समीकरण। यानी अगर ये आपने पढ़ रखा है इस टाइप से, ax² + bx + c = 0, एक प्रकार की द्विघात क्या है? ये समीकरण। द्विघात क्या है? और समीकरण है तो बहुपद भी होगा ही। सिंपल सी बात है कि बहुपद से हमारा क्या निकल के आता है? समीकरण निकल के आती। अब द्विघात में बहुपद है, जो a b c है, ये आपके क्या है? ये आपका x² का गुणांक है, b आपका x का गुणांक है, और c आपका जो कांस्टेंट होगा, जिसमें ना x लगा होगा ना y लगा होगा, सिंपल टर्म दिया होगा मैथ का, उसे हम c कहेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मैं ये लिखा है यहीं पर 2x² + 3x + 5 = 0, ये लिखा है। बात समझ में आ रही है? इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू 3, और c आपका कितना है? 5। ये आपने 9th में कर चुके हैं, मैं बस एक बार मतलब बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है। हाँ, बात समझ में आ रही है? a b c पता लग गया आपको क्या होते हैं। अब जैसे एक चीज़ है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस समीकरण को क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं, तो जितनी घात होती है ना अधिकतम, उतने ही मान निकलते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ x की कितनी घात है? 2, तो इसके कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। अगर यहाँ पर x की 3 घात होती तो x के कितने मान निकलते? 3 मान निकलते। अगर यहाँ x की 4 घात होती तो x के कितने मान निकलते? 4। समझ गए ना? यानी समीकरण में जब x की जितनी ज़्यादा घात होगी, सबसे ज़्यादा जितनी घात होगी, उतने ही मान निकलते हैं। और जो x के मान निकल रहे हैं उनको हम बोलते हैं उस बहुपद के क्या? शून्यांक। बहुपद की क्या बोलते हैं? यानी यहाँ पर बहुपद के शून्यक कितने निकलेंगे जरा बताओ तो? 2 निकलेंगे, क्योंकि x की कितनी पावर है? तो यानी एक शून्यक हमने अल्फा मान लिया, दूसरा शून्यक क्या मान ले रहे? बीटा। बात समझ में आ रही? एक हमने अल्फा मान लिया शून्यक, एक क्या मान लिया? बात समझ में आ रही? बहुपद के शून्यक पता है किसे कहते हैं? यानी x का ऐसा मान
कि इस समीकरण में रखने के बाद पूरा आंसर क्या कर दे, वो 0 कर दे। शून्य का मतलब ना शून्य का अंक, यानी कि ऐसा अंक जिसको x की जगह पर रखने के बाद पूरा मान क्या कर देता है, उसकी वैल्यू 0 कर देता है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर कितने मान निकल गए, अल्फा और बीटा 2 निकल गए। इस बहुपद के कितने शून्य निकल गए, क्यों निकलेंगे, 2 पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर x की कितनी पावर है, 2 पावर है। तो यहाँ पर जो a b c हैं इसको हम बोलते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के क्या बोलते हैं, गुणांक क्या हो गए आपके a b और c, और शून्यांक क्या हो गए आपके अल्फा और। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है आपका बहुपद के गुणांक तथा शून्यांक में क्या संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद के गुणांक और शून्यांक में क्या संबंध। क्या संबंध होता है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है आपका -b/a। किसके बराबर होता है, -b/a। ये याद करना पड़ेगा आपको, अभी इसको प्रूफ भी करवाएंगे आपको। और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। बात समझ में आ रही है? ये आपका गुणांकों और शून्यांकों के बीच क्या आ गया, एक संबंध आ गया। समझ गए? गुणांक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर होता है। और गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a। बात समझ में आ गई? यानी योग क्या होगा, -b/a, और गुणनफल क्या होगा, c/a। बात समझ गए? अभी मैं बेस बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जब कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। बात समझ गए? क्या क्या करना है, योग और गुणनफल समझ में आ गया आपको, बहुपद समझ गए, ये बहुपद के गुणांक होते हैं x और x² के गुणांक a b c, और शून्यांक हमने अल्फा और बीटा मान लिए, क्योंकि 2 है इसलिए 2 है, क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पर, 2। इतना पहले नोट कर लो आप। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण के लिए, मतलब द्विघात बहुपद के लिए पढ़ा गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं त्रिघात के लिए, यानी त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात वाला बहुपद है। उसके लिए सामान्य रूप क्या होगा, देखो ax³ है ना, प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 करो ना करो भाई, एक बहुपद के रूप में लिख दो तुम्हें। बात समझ में आ गई? ये आपका त्रिघात हो गया, क्यूब आ गया ना, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर लास्ट में बिना स्टार्ट करेगा ना नंबर वाइज, x³ प्लस x², फिर x, फिर लास्ट में। बात समझ में आ गया ना? एक जनरल रूप में लिखा है, वैसे आपका क्यूब के बाद डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, बट आपको समझना क्या है कि अगर x की पावर क्यूब है यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब वो कौन सा बहुपद है आपका, त्रिघाती बहुपद। तो जनरल रूप में लिखा है मैंने कि चारों टर्म हो जाएंगे, लास्ट में इसका गुणांक क्या आ जाएगा, एक d आ जाएगा, a b c और एक d। तो यहाँ पर सबसे तीसरा जो, अब देखो यहाँ पर x की कितनी पावर है, 3 है, तो कितने गुणा शून्यांक निकलेंगे इसके, 3 निकलेंगे। एक है अल्फा, एक है बीटा, दूसरा है गामा, सीटा नहीं अल्फा बीटा और सीटा नहीं, ये कहते गामा। समझ गए? यानी अल्फा हो गया, बीटा हो गया और क्या हो गया, गामा हो गया। इसको मामा मत पढ़ना फिर तुम्हारा। ओके ठीक है, तो अब इनके बीच संबंध क्या होता है, देखो सबसे पहले योग आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, वाई की तरह, मतलब आर को थोड़ा सा खींच के बना दो ऐसे करके। ये होता है आपका माइनस का क्या होता है, b/a। माइनस का क्या होता है, b/a। सही है। उसके बाद अगला होता है उसके बाद गुणनफल करते हैं, लेकिन गुणनफल यहाँ पर ऐसा होगा, सबसे पहले इन दोनों का अल्फा बीटा, समझ गए, प्लस बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, समझ गए, गामा अल्फा हो गया। इसके लिए आ जाएगा c/a। ठीक, एक लास्ट वाला हो जाएगा जिसमें तीनों की गुणनफल हो जाएगी, यानी अल्फा बीटा और गामा। ये हो जाएगा आपका माइनस का d/a। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? सबसे पहले योग आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
वो था माइनस बी अपॉन ए, जो पहले भी था हमारा अल्फा प्लस बीटा का, था अल्फा प्लस बीटा वाला। अब उसके बाद गुणनफल का क्या था हमारा, सी अपॉन ए था, लेकिन यहाँ पर गुणनफल के लिए 3 चीज़ें हो गई ना। सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, लास्ट में तीनों की गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन ए, वो भी माइनस का। समझ गए नहीं समझ गए, पता लग गया? लिख लो इसको, अभी यूज होगा ये ज़्यादातर, वो 2 वाला होगा, ये वाला विशेषकर कम ही होता है, बट मैंने लिखवा देंगे, लिख लो एक बार तरीके से। समझ में आ गया ना? ओके, अब हम बात करते हैं शून्यक की। किसकी बात कर रहे हैं? जिसको आप समझोगे। अभी तो हमने शून्यक बताया कि अल्फा बीटा गामा इस टाइप से मान लो। अब एक्चुअल में शून्यक क्या होते हैं वैसे आपको तो पता है, बट एक बार फिर ही बता दे रहे हैं कि क्या होते हैं शून्यक, ठीक है? जिसके बेस पर आप 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अभी, ठीक है? अब जैसे मैंने एक कोई इक्वेशन ले ली, मान के चलो एक सिंपल में ले लेता हूँ, x + 1 = 0 लिख दिया मैंने, सही है? x + 1 = क्या लिखा? 0। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आकर -1 हो गया। समझ गए? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की जगह पर आप -1 रखोगे ना यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो मतलब हुआ, x की जगह -1 रखो जरा, +1 ये कितना आ गया, 0 आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब इस आपके इस समीकरण के लिए जो x का शून्यक है वो कितना है, -1 है। समझ गए? यानी अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाता हूँ, किस में दिखाता हूँ, ग्राफ, ये आपका x एक्सिस वाला होता है, ये किसका होता है, y वाला होता है। यानी x = जो -1 है वो कहाँ पर मिलेगा, इसी x की लाइन पर ही तो मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? माइनस वाला इधर साइड को होता है ना, और प्लस वाला इधर को होता है। तो ये आपका -1 मान के चलो यहाँ पर है, -1 कहाँ पर है, तो इस -1 को दिखाने के लिए आप ऐसे तो करोगे, -1 यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ कोई बन रहा है, ऐसे करके मान के लो कोई ग्राफ बन रहा है, तो x को टच करेगा यहाँ पर, x एक्सिस को टच करेगा, यानी एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर, टच हो रहा है ना, यानी एक पॉइंट देगा यहाँ पर। वो पॉइंट क्या दे रहा है आपका, -1। इसका मतलब जो -1 है, इस x एक्सिस के लिए जो समीकरण बनेगी उसका क्या है, शून्यक है। उसका क्या है, अगर यही चीज़ में अगर ऐसा कर दो, कोई एक समीकरण है जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, जिसका ग्राफ क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। यहाँ पर देखो x में कितनी बार टच हो रहा है, एक बार यहाँ पर टच हो रहा है, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा होगा x का, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा होगा x का, एक बिंदु कहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा। इसका मतलब x से कितने बिंदु आ रहे होंगे, 3। यानी ये जो 3 बिंदु अगर मैं इस x वाली जो समीकरण होगी उसमें रखूँगा तो उसका मान क्या देगा, 0 देगा। जैसे यहाँ पर दे रहा था ना, x की वैल्यू -1 थी, इस समीकरण में रखी तो x की वैल्यू क्या, ये पूरी समीकरण की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, नहीं आ रही थी? इसका मतलब अगर यहाँ पर जो वैल्यू दी होंगी, अगर उसकी वैल्यू को मैं उठा के जो जिस समीकरण का ये ग्राफ होगा उसमें रखूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब इसके कितने शून्यक हो गए, 1 2 3। किसके लिए, P ऑफ x के। P ऑफ x क्या है, ये पॉलिनोमियल से यानी बहुपद है। किस रूप में होगा बहुपद, x के रूप। बात समझ में आ रही? अगर मैं P ऑफ y के रूप में कोई बहुपद है तो इसके लिए कितने शून्य हो गए, y के लिए 1 हो गया शून्य, क्योंकि y में कितनी बार कट कर रखा है उसने, 1 बार कट कर रखा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या कहा, पता लगा? ये कट करे वाले पॉइंट ही उसके शून्य क्यों है, पता लगा तुमको? क्योंकि देखो ना, ये जो पॉइंट आएंगे वो उस x एक्सिस को सेटिस्फाइड करवाएंगे एट = 0 पर, यानी 0 आएगा मान उसका। समझ गए? बात समझ में आ रही? क्या कर, जैसे एक और इक्वेशन ले लो, तुम और कन्फ्यूज जैसे लग रहे हो मेरे को, एक और ले लेते हैं इसको, जैसे मैंने ये लिखा x² - 4 = 0 लिखा, एक सिंपल सी इक्वेशन मैंने ली, या x = यहाँ से आया 4² स्क्वायर, यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। समझ गए? तो यहाँ पर 2 साइन देगा, एक प्लस और एक माइनस का, यहाँ पर कितना आ गया, 2। आंसर कितना आ गया इसका, x से कितने मान निकल गए यहाँ पर, 2। ये चीज़ समझ में आए तुमको? एक मिनट जरा, क्योंकि आपके टॉपिक में ही है ना, सिंपल में ले लेता तो मैं समझ नहीं आया तो वो भी ठीक था वैसे। x - 4 = 0 है हमारे पास, x = कितना आ गया, 4। यानी x की वैल्यू क्या है, 4। यानी 4 रखोगे x की जगह पर, इसकी वैल्यू क्या देगा, वो 0 देगा ना। अरे यहाँ x की जगह 4 रखना है ना आपको, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो x = 4 आप ग्राफ में यही तो दिखाओगे, x = 4 यहाँ पर है, नहीं दिखाओगे?
यहीं पर तो आएगा पॉइंट जो एक्स एक्सिस में कट करेगा, तो यानी वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस समीकरण को क्या देगा मान, समीकरण का मान क्या देगा उस कंडीशन में 0। तो कोई भी ग्राफ जिस एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। ठीक है, जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, समझ में आ रही बात? एक बता रहा हूँ मैं, एक वैसे एक ही है उसमें, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, जैसे ये चीज़ और एक इक्वेशन ले ली मैंने, ये ले लिया मैंने, एक ये पी ऑफ एक्स है, एक्स के रूप में बहुपद, और एक पी ऑफ वाई। अगर आपसे कहा कि पी ऑफ एक्स के शून्यक बताओ तो कितने बताओगे? पी ऑफ एक्स के कितने शून्यक है? क्योंकि एक बार यहाँ पर मान आ रहा है एक्स का, एक बार यहाँ पर मान आ रहा है, यानी 2 बार मान आ रहा है, मतलब 2 बार टच कर रहा है एक्स। सही है, तो पी ऑफ एक्स के कितने शून्यक आ गए आपके? पी ऑफ एक्स के शून्यक कितने आ गए? 2 शून्यक आ गए, समझ गए? और पी ऑफ वाई कितने शून्यक आ गए? 1 आ गए। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करो फिर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2.1 के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना है, पी ऑफ एक्स के शून्यक बताने इसमें। ठीक है, पी ऑफ एक्स के शून्यक इसमें देखो, क्या पी ऑफ एक्स को कितनी बार टच कर रहा है ये लाइन? एक बार भी नहीं टच कर रहा है। अरे वाई को टच कर रहा है यार, ये देखो वाई को टच कर रहा है, वाई वाली लाइन को टच कर रहा है। एक्स तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, पी ऑफ एक्स के शून्यक कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 0 आ जाएंगे। यहाँ पर कितने, देखो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? ये एक बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर 1 शून्यक आएगा। यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 शून्यक आएंगे पी ऑफ एक्स के। यहाँ पर कितने हैं? 1 2, तो यहाँ 2 शून्यक आएंगे एक्स के। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितने आएंगे? 4। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितने आएंगे? 3। ये सारे शून्य किसके हैं? पी ऑफ एक्स के सारे शून्य है ये सारे। यही अगर पी ऑफ वाई के पूछता तो यहाँ पर पी ऑफ वाई के कितने शून्य आते? 1 आता। समझ गए? वाई को एक बार टच करें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 ही आता, वाई को एक ही बार टच कर रहा है। यहाँ पर 0 आ जाता, यहाँ पर 1, ढंग से देख कितना आएगा? 1, और यहाँ समझ में आ गया? पता लग गया ना सारे? 2.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इससे पहले हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या बता दिया? संबंध। ठीक है, इससे पहले हमने वो चीज़ बता दी आपको। अब एग्जाम्पल 2 उसी पर बेस्ड है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या लिखा है देखो, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, x² + 7x + 10 लिखा है के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए, ये कहा है इसके लिए। तो पहले इसके तो शून्यक निकालो, पहले क्या निकालो इसके? कैसे निकालते द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं देखो। सबसे पहले यहाँ देखो इसके आगे क्या लिखा है? 1। अभी द्विघात समीकरण को हल करने की आप विधियाँ पढ़ोगे, 3 विधियाँ हैं। पहली विधि ये पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी और 2 विधियाँ बाद में पढ़ाएंगे आप चौथे वाले चैप्टर में जब आएगा। ठीक है, अभी आपको यही सिंपल बता रहा हूँ जो आपने पहले से पढ़ चुके हो आप। x² गुणांक देखो कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 और इन लास्ट वाले टर्म की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना, गुणनखंड विधि है ये, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये सारी 3 विधियां हैं अलग अलग। एक विधि ये बता देना, बाकी 2 विधियां बाद में बताएंगे। वैसे बता रखी यूट्यूब में है उसकी वीडियो। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 और 10 की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया? अब कितना आया? 1 × 10 कितना आया? 10 प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस होगा, माइनस कहाँ से होगा? अब देखो यहाँ पर 10 को ऐसे 2 भागों में आपको तोड़ दें। कितने भागों में 10 को तोड़ दें? 2 भागों में ऐसे तोड़ दें कि उनको गुणा करने पे तो 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन किसका? प्लस है ना। प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। प्लस करने पे कितना आना चाहिए? क्या होगा? 5 और 2 होगा, नहीं होगा? 5 और 2 की गुणा करोगे 10 आएगा, और जोड़ोगे तो कितना आएगा? किसी को कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर सकते हो, 10 के ऐसे गुणनखंड करो, 2 पंजे 10,
समझ के, गुणा करने पे तो 10 आएगा, जोड़ने पे 10, ऐसे करके। अभी तो सरल से बन गया, बड़े वाले में आपको कॉम्बिनेशन आपको खुद मैच करने रहते हैं। अगर स्टार्टिंग के 2 से नहीं होते लास्ट के 2 ले लिए, ऐसे कुछ। अभी बड़े आएंगे तब समझाएंगे, अभी तो समझ में आ गया होगा डायरेक्ट। 5 और 2 पता लग गया आपको, गुणा करने पे 10 आ रहा है और जोड़ने में क्या आ रहा है 7। इसको सेम लिखो x² प्लस 7 को लिख देंगे 5 प्लस 2x और आपका 10 हो गया। समझ गए? अब x से अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7x 2x, 9th का ही है ये। अब इस 2 के क्या बना दो, पेयर बना दो जोड़े। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। एक x बाहर आ गया, एक बचेगा। यहाँ पर से एक x बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है भाग जिसका जा रहा है दोनों में। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का ना। 2 का भाग गए तो x से बचा, यहाँ पर 2 का भाग गया 10 में, तो कितना बचा, समझ गए? अब एक इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 बाहर ले लो, ठीक है। और एक x से बचा और एक क्या बचा आपका प्लस का, मतलब ये चीज़ समझ आता है। इन दोनों में से एक लिख लो, बाकी स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला टर्म जो लिखा साइन सहित वो लिख दी। अब शून्यांक कैसे निकलेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू क्या रख दो आप 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई माइनस का 5। ये पहला शून्यक निकला, इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। पहला शून्यक जो निकला इसको क्या मान लेंगे अल्फ़ा, बीटा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2, इसको हम क्या लेट कर लेंगे बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, अल्फा और बीटा 2 चीज़ समझ गए। निकाला कैसे पता लग गया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम ये चेक कर रहे हैं शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी अपॉन ए के इक्वल था नहीं था? तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा कितना है माइनस का 5, बीटा कितना है माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 और 2 कितना हो गया 7, माइनस का 7 आया। फिर निकाल दो माइनस का बी अपॉन ए निकाल दो। बी कितना है, बी क्या होता है आपका एक्स का गुणांक होता है ना, समझ गए। ए आपका एक्स वाला गुणांक होता है और सी लास्ट वाला होता है। समझ में आ रही बात, स्टार्टिंग में ये करवाया था। तो बी आपका कितना है 7, यानी माइनस का हो गया 7। ए कितना है 1, तो ये भी आपका आ गया माइनस का 7। इसका मतलब क्या देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया। पहला वाला सही हो गया, पहला वाला क्या हो गया। दूसरा आप चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। अल्फा इंटू यानी 2 इनकी मल्टीप्लाई करा देने ना, अल्फा -5 है इंटू माइनस का 2, 5 दूनी कितना हो गया माइनस का 10 नहीं होगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब सी अपॉन ए निकाल दो। सी कितना है आपका लास्ट 10 और ए कितना है 1, तो ये भी 10 ही आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ये भी हमारे पास क्या हो गया सही हो गया सिद्ध। बात समझ में आ गई। फिर बताएं, देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या था माइनस बी अपॉन ए था, प्लस कर दिया अल्फा और बीटा को, जो ये 2 दे रखे थे अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ के लिख दिया, ये सही है। फिर अल्फा इंटू बीटा करा, वो सी अपॉन ए के बराबर था, पहले इंटू कर दिया हमने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या -5 इंटू -2, 10 आया। वो जिसके बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए था। सी कितना है आपके पास 10, ए कितना है 1, ठीक है। 10 अपॉन 1 दोनों इक्वल आ गए ना, ऊपर भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब गुणांक और शून्यांक के बीच सत्यता की क्या हो गई यहाँ पर जांच होगी। मेन चीज़ यहाँ पर क्या निकालना, आपको शून्यांक निकालना, यानी अल्फा और बीटा के मान निकालना आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, पता लग गया कैसे करना है। ओके, अभी हमने क्या निकाला, बहुपद के शून्यांकों के बीच संबंध निकाला, ठीक है। अब अगर ये दे दें हमको, मान के चलो ये क्वेश्चन में आ जाए कि बहुपद के शून्यांकों का योग दे दिया, आपको क्या दे दिया योग दे दिया, और शून्यांकों का गुणनफल आपको दे दिया, यानी
शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिए होने पर बहुपद कैसे निकाला जाता है, कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, यानी हमको क्या दे दिया, शून्यांकों का योग दे दिया और शून्यांकों का क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया, और हमसे कहा जाए कि क्या निकालो, बहुपद निकालो। क्या निकालो, बहुपद। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुपद कैसे निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या होता है, एक बहुपद का एक फॉर्मूला समझ के चलो। समझ में आ गया? जैसे बहुपद का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, उसी टाइप से अगर योग और गुणनफल दिया है ये निकलते हैं, वैसे इसका सारे प्रूवमेंट हैं। ठीक है, अभी बस इतना सीखो आप कि अगर योग और गुणनफल दिया है तो बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसको क्वेश्चन के अप्लाई में करते हैं, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन का, इसको एक क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, इससे पहले क्वेश्चन कराया था। एल्फा प्लस बीटा कितना आया था उससे मैं, देखो बताओ, माइनस का 7 आया था ना, और एल्फा इंटू बीटा कितना आया था, 10 आया था। एल्फा इंटू बीटा कितना आया था, और हमसे कहा जाए कि बताओ बहुपद क्या होगा, किसके अनुसार, हमको योग दे दिया, गुणांक मतलब शून्यांक का योग दे दिया और गुणनफल दे दिया, और हमसे कहा जाए क्या, बहुपद बताओ क्या होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा योग कितना दे रखा है, माइनस का 7 है, बाहर से क्या है x, और गुणनफल कितना दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे 10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 7x प्लस 10। यही तो बहुपद था पहले वाला, था या नहीं था ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसी बहुपद को सॉल्व करा था हमने इससे पहले। तो यानी बहुपद से हमने शून्यांक का योग और गुणनफल निकाला था, और शून्यांक का योग और गुणनफल से हम बहुपद भी निकाल सकते हैं। वो किस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या क्या बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।